बहस बहुत दिलचस्प है। क्या मोदी को हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित का जो हश्र किया था, क्या लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे? हल्ला बोल में आज बहस का यही मुद्दा है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या दिल्ली का करिश्मा दोहरा पाएंगे केजरीवाल? क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे अरविंद केजरीवाल? सियासत में प्रतीकों की अहमियत होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित के खिलाफ पर्चा भरकर अरविंद केजरीवाल ने इसे बखूबी दर्शाया था। अब उसी प्रतीक को केजरीवाल की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी आजमाना चाहती है। इस बार निशाने पर हैं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। चुनावी कुरुक्षेत्र बनने वाला है वाराणसी। शायद यही वजह है कि इन दिनों केजरीवाल ने मोदी पर निशाना तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी की जितनी भी रैलियां हो रही हैं, मोदी पर हमले जरूर होते हैं। आपके पास कितने जहाज हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, किसके हैं? आप उनके पैसे देते हो, फ्री में इस्तेमाल करते हो। और मैंने कहा कि सारी जनता में आप कह रहे हो आप चाय बेचा करते थे, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? अभी वाराणसी से नरेंद्र मोदी का चुनाव लड़ना तय नहीं हुआ है, लेकिन आपकी हसरतों से जाहिर है कि वो शीला दीक्षित की तरह मोदी को भी घेरना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो प्रभाव असर दिल्ली का बाहर बहुत पड़ेगा। दिल्ली से हरियाणा तक जा सकता और दो एक बड़ा शहर जैसा मुंबई या बेंगलोर में उनको इम्पैक्ट हो सकता। लेकिन वाराणसी का जो मैं जानता हूँ, वो वाराणसी में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जी हाँ, हम भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शीला दीक्षित की तरह मोदी को हरा पाएंगे केजरीवाल? दिल्ली से अनुराग ढांढा और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। मोक्ष की नगरी है वाराणसी। सीधे रुख करते हैं कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप कुमार पांडे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी नेता और अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले कैप्टन अभिमन्यु, मोदी को हरा पाएंगे केजरीवाल, या फिर आपसे पूछे तो ये पूछना चाहिए कि क्या मोदी हार जाएंगे केजरीवाल से, जैसे शीला दीक्षित को यहाँ पर हराया था? अंजना जी, आज के इस कार्यक्रम से आज एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि आपने इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का मुख्य मकसद जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ गया है। दिल्ली की प्रयोगशाला से निकली हुई ये पार्टी आज देश भर में अपने उम्मीदवार खड़े करना केवल एकमात्र उद्देश्य से कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोट को कम किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को, उसके अभियान को किस प्रकार से कमजोर किया जाए, ताकि एक स्पष्ट बहुमत, एक मजबूत, स्थिर और स्थायी सरकार देश में आ सके। एक निर्णायक नेतृत्व जो देश की आज आवश्यकता है मोदी जी के मेरा रूप में, सवाल वो न हो सके, वह उनकी आज तथ्य सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जी को अधिकार है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जहां मर्जी चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी नरेंद्र मोदी जी चुनाव कहां से लड़ेंगे, हमारा केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनका स्वागत है, वो आकर के चुनाव लड़ें। ये तो जनता तय करेगी कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे या अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे। आपकी राजनीति की समझ क्या कहती है? जी, आपकी राजनीति की समझ क्या कहती है? कौन जीतेगा अगर सीधा मुकाबला हुआ तो? देखिए, ये मेरी तो सामान्य नागरिक के नाते और एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते समझ बड़ी स्पष्ट तौर पर कहती है कि देश की जनता ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अपना भावी प्रधानमंत्री मान लिया है और नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता हैं। वो न केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी कोई उनका गुजरात के 12 साल में जो मुख्यमंत्री काल है, उनका जो सुशासन और विकास का जो प्रामाणिक उनका जो पूरा आधार है, उनका जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो देश की जनता ने जांचा है और परखा है। 125 करोड़ लोगों का ये हिंदुस्तान, उसको जिस प्रकार का नेतृत्व मिलना चाहिए, वह नरेंद्र मोदी जी में सब तमाम वो लक्षण
वो गुण मौजूद है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का किसी भी प्रकार कैप्टन अभिमन्यु जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हम गलती नहीं मेरी ही समझते। है, गलती मेरी है। मैंने ऐसा सवाल पूछ लिया कि आपको ओपन एंडेड आंसर देने का मौका मिल गया। सवाल ये भी है कि वो लड़ेंगे वाराणसी से, नहीं लड़ेंगे, गांधीनगर से लड़ना चाहते हैं, वहां पर आडवाणी जी बैठे हुए हैं। इधर सवाल है कि वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी जी लड़ने भी देंगे या नहीं लड़ने देंगे, जगह बनाएंगे या नहीं। सीधे रुक करते हैं, दिलीप कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप कुमार पांडे जी, सवाल तो इतने सारे हैं कि पूछिए मत, लेकिन सबसे पहले बताइए कि ये जो गोल पोस्ट आपने करप्शन से कम्युनलिज्म पे शिफ्ट किया है और कहा है सांप्रदायिकता सबसे बड़ी परेशानी है देश के सामने, ये गोल पोस्ट शिफ्ट इसीलिए हुआ है क्या कि मोदी को हराना है? नहीं, गोल पोस्ट तो अभी भी अंजना जी भ्रष्टाचार है। इसको मैं सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करता हूँ कि जब ये विड़ा उठाया हमने कि राजनीति की सफाई किए बिना इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाया जा सकता, तब हम राजनीति में घुसे, और जब अंदर घुसे तो हमें दिखाई दिया एकदम साफ साफ कि ये जो भ्रष्ट राजनीति की दुकान है वो जातिवाद और सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक भावनाओं के ऊपर चल रही है। तो उस सर्किल के अंदर घुसने के बाद ये समझ में आया कि इसको ठीक किए बिना राजनीति के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होना असंभव है। उस तो आप फिर उसके बाद तौकीर रजा के साथ घूमने लगे, उस समष्टि में, हाँ, फिर आप भी समझ गए, फिर तौकीर रजा के साथ घूमने लगे, फिर आप लोगों ने ये तय। जरा आपके आइडियलिज्म पर बात हो जाए, क्योंकि आप कहते हैं कि आप नई राजनीति लेकर आए। जरा बताइए, एक सेकंड, आप ये बताइए कि एक दिन आप कहते हैं कि आपके विधायक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगले दिन आप पलट जाते हैं, फिर कहते हैं केजरीवाल जी चुनाव लड़ चुके हैं, वो नहीं लड़ेंगे, केजरीवाल जी कहते हैं लड़ेंगे, फिर कहते हैं पार्टी की भावनाएं। ये क्या हो रहा है? क्या फर्क रह गया आप में और किसी अन्य पार्टी में? मैं बता देता हूं क्या फर्क रह गया है। आप समय समय पे ऐसी बातें अलग अलग लोगों से सुनती आ रही होंगी, लेकिन एक बात कंसिस्टेंटली आप सुन रही होंगी कि पार्टी के अंदर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, या किसी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा या उसका व्यक्तिगत निर्णय तो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिसीजन जो है पार्टी की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी पीएसी वो तय करती है, और यह निर्णय कंसिस्टेंटली आप सुनती आ रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई संदेह है या कोई कंफ्यूजन है। अगर है तो आप मुझे बताएं, इस संदेश से हट के कोई और बात हमने अगर कही हो तो। आपने जो कहा है वो और कंफ्यूज कर देगा लोगों को। सवाल बहुत सीधा है, या तो आपके विधायक चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल पार्टी से बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। सवाल पर लौटेंगे क्योंकि इसका कुछ साफ जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। रुकिए सर, दिलीप सर, अरे ब्रेक पर जाने से पहले मुझे सबके पास जाने दीजिए। मुझे पता है 50 बार भी ये सवाल पूछूं जवाब वैसा ही मिलेगा। रीटा बहुगुणा जोशी जी, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी अगर वाकई ऐसा संघर्ष दिखता है, हालांकि कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात भी नहीं हो रही है कई सीटों पर, उसको अलग दरकिनार करते हैं, मोदी वर्सेस केजरीवाल अगर जंग हो, क्या दिल्ली में जो नई दिल्ली सीट पर हुआ वो वहां पर दोहरा जा सकता है? देखिए, व्यक्तियों की बात मैं नहीं करती, मैं तो हम लोग बात करते हैं पार्टीज की और राजनीतिक दलों की आइडियोलॉजी की, उनके सिद्धांतों की, उनकी क्या नीतियां हैं। हाँ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, ये जो पूरा आडंबर बनाया गया है कि मोदी जी वर्सेस कोई चुनाव हो रहा है, हाँ। ये भी क्रिएशन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, प्रायोजित है। और अच्छा। अभी आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में सर्वेस का प्री पोल जो सर्वे होते हैं उनका कैसा भंडाफोड़ हुआ है, और उन्हीं के द्वारा 80 लोग चाहते हैं, 100 में 70 लोग चाहते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि जितनी भी पॉपुलैरिटी ग्राफ बनाई गई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, चाहे उनके नेता के लिए हो, ये सारी कॉन्कॉक्टेड थी, सब प्रायोजित थी। सवाल यहाँ है कि देखिए, अभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट तय नहीं किए, अभी सीटें तय नहीं है, अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। सबने कह दिया कांग्रेस को इतनी सीट आएगी यूपी में, फलाने को इतनी आएगी, फलाने को इतनी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे उम्मीदवारों का कोई मकसद ही नहीं रह गया। कौन पार्टी किसको खड़ा करेगी, क्या समीकरण बनेंगे, हाँ। उम्मीदवार अच्छा है कि बुरा है, हाँ। अंततोगत्वा आप भी जानती हैं, हाँ। कि ज्यादातर जो चुनाव होते हैं वो कैंडिडेचर पर होते हैं, उम्मीदवार पर बहुत बड़ा दारोमदार होता है। हाँ, हाँ। तो मैं ये समझती हूँ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम जनता पे छोड़ दें, हर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारे, और उसके बाद ये लड़ाई होगी कि देश में हमको सांप्रदायिकता चाहिए, कि देश में हमको एक सेक्युलरिज्म चाहिए। हाँ। ये तो मुद्दे होंगे बाद में। आपको कैपिटलिस्टिक सोसाइटी चाहिए कि आपको सोशलिस्टिक सोसाइटी चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं? कॉर्पोरेट्स रूल करते हैं गुजरात में, गुजरात का मॉडल बस्ट हो चुका,
सब लोग बोल रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं तथ्यों ठीक है, के ठीक है, आधार पर आपके इन तमाम कि आरोपों का सोशल जवाब सेक्टर लेंगे। में बिल्कुल बेकार है। जी जी रीटा जी, आपके इन तमाम आरोपों का जवाब लेंगे। हम एक इस बार- बात पे नहीं जाते। जी ठीक है, एक बार मैं अभय साहब आपके पास आना चाहती हूँ और आपसे बहुत सवाल सीधा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने भी देखा है, सबने देखा है, बहुत करीब से जाना समझा है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाराणसी में ऐसी एक जंग हम देखते हैं, कास्ट इक्वेशन, तमाम जो लोग हैं, क्या उस पर वाकई झाड़ू चल सकेगी? देखिए, बहुत मुश्किल है कहना। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ केजरीवाल खड़े होते हैं, हाँ। तो ये उत्तर प्रदेश है, दिल्ली नहीं है। वहां पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी मजबूत उम्मीदवार होंगे, तो लड़ाई चौकोनी लड़ाई होगी। अगर हम लोग अब चूंकि इस वक्त हम कयास लगा रहे हैं, अगर हम लोग ये अटकल लगा लें, हाँ। मान लें एक बार गणित की प्रमेय की तरह ये मान लें कि वहां पर बाकी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चुनाव से हट जाती हैं, हाँ। या अपना बहुत कमजोर उम्मीदवार देती हैं, तभी लड़ाई अरविंद केजरीवाल और मोदी के बीच में सीधी हो सकती है। हाँ। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि उस लड़ाई में भी मोदी हमेशा ही ज्यादा फायदे की स्थिति से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ, जिस तरह शीला दीक्षित ने बहुत फायदे की स्थिति में केजरीवाल ने शुरुआत की थी, हाँ। लेकिन जरूरी नहीं कि फायदे की स्थिति बहुत लंबे समय तक बनी रहे, क्योंकि देखिए बनारस जो है वो विश्वविद्यालय का शहर है, हाँ। और वहां बड़े पैमाने पर छात्र रहते हैं। उनके कम से कम 50 से, मेरा मानना है कि बनारस और इलाहाबाद जैसे विश्वविद्यालय हैं, वहां पर शहर में 50 से लेकर 60,000 ऐसे वोट होते हैं जो युवाओं के, छात्रों के सचेत राजनीतिक रूप से वो सचेत युवा अगर लोगों मिल के। जाए तो एक कड़ा मुकाबला जरूर होगा। अगर उनके अंदर आम आदमी पार्टी की बहुत हवा है, जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत आधार है, उसमें जरूर मोदी की मजबूती होगी। लेकिन ये लोग अगर खुल के सामने आते हैं, बड़े पैमाने पर जो स्वयंसेवक आते हैं और डोर टू डोर कन्वेंशन वहां शुरू होती है, तो वहां कुछ भी हो सकता जो है। कि माना जा रहा है कि वाराणसी में संघ की तरफ से काम शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत में निश्चित रूप से मोदी ज्यादा फायदे में होंगे, फायदे में होंगे। ये एक आपने न्यूट्रल वॉइस इस पर सुना है। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भुक्कल नवाब जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से आपसे चाहते हैं। मोक्ष नगरी मानी जाती है वाराणसी, आपको क्या लग रहा है, क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो एसपी बीएसपी जैसे ये कह रहे थे वाकई कमजोर कैंडिडेट कर देंगे ताकि एकदम मोदी वर्सेस केजरीवाल एक जबरदस्त जंग हो? देखिए, ऐसा हम लोग कोई भी कमजोर कैंडिडेट कहीं पर भी नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि हम जो है महंगाई पर काबू नहीं पा पाए हैं, हाँ। भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पा पाए हैं, 9 साल सरकार के हो गए, और इस तरीके से जब वो खुद कहे तो कांग्रेस तो कहीं पे नजर आ नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है यहाँ के ऊपर किसी भी तरह का कोई जनाधार नहीं बना सकती, क्योंकि ये 1990 के दशक में जो है ये 57 सीटें हमारे यहाँ से यूपी से लेके गए थे। हाँ। आज इनके पास जो है वो 10 सीटें, कुल 10 सीटें रह गई हैं, और ये खोई हुई ताकत को ये पाना चाहते हैं। और ये यहाँ पर तीसरा मोर्चा जो है बहुत हम लोग अब मजबूत है, और यहाँ के ऊपर हमारे राष्ट्रीय मुलायम सिंह यादव जी का जो है वो जहां जहां मतलब ये कि हम जहां जहां हम रैली करते हैं वहां मोदी जी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम भी अपनी ताकत दिखाएं। हाँ। और ये जो है ये कल भी फेल हुए हैं। ये हमारी 4 रैलियां हुई हैं जो आमने सामने हुई हैं। आपकी इन्हीं बातों का बुक्कल जी आपकी इन्हीं बातों का जवाब लेंगे कैप्टन अभिमन्यु से जब लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहे। लगभग सब अन्य लोगों की राय है कि सिर्फ समा बांध रहे हैं, हवा बांध रहे हैं आप लोग, और ये भी कहा था केजरीवाल जी ने कि मीडिया और टीवी पर ही सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की हवा है। आपका जवाब? देखिए, मैं इससे उलट कहूंगा अंजना जी कि 3 जो हमारे अन्य राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, उन तीनों की भाषा में सीधा सीधा टारगेट श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। और मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है राजनीति में जिसका उठान होता है, जो आगे बढ़ रहा होता है, तो बाकी सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, तो अपने आप में परिचायक है कि वो राजनीति में आगे निकल रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल का सवाल है, मुझे लग रहा है कि 5-7 दिन से उनको महसूस हो रहा था कि हम कहीं वनवास में चले गए हैं क्या, कहीं चर्चा नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ करके उन्होंने अपने आप को चर्चा के केंद्र में लाने का एक प्रयास किया, किसी तरह समाचारों में बने रहे। यह पार्टी केवल टेलीविजन के उस स्क्रीन से बाहर, इसका जमीन पर कोई आधार नहीं है। और ये चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी मुद्दों के ऊपर लड़ा जाने वाला चुनाव है। दिलीप पांडे जी, ठीक है, आपकी बात का जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, छोटा बोलिए। दिलीप पांडे जी, जवाब। हाँ, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के साथ किसी दूसरे चैनल पर बैठा हुआ था। हाँ। तो उन्होंने एक टर्म यूज किया कि पूरे देश में मोदी फीवर है। मुझे लगता है कि ये टर्म जो है अभिमन्यु साहब की बात को क्लैरिफाई करने या उनको गफलत से निकालने में मदद करेगा कि मोदी फीवर है, मतलब एक बीमारी है अगर इस देश के लिए,
तो उस बीमारी का इलाज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसलिए आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि सबसे सही टैबलेट है इस फीवर का इलाज करने के लिए। यह वजह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कानपुर में अपनी रैली से इस बात का जिक्र किया। अपने आप ही शब्दों को ला रहे हैं, अपने आप ही उनकी व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल कौन से चैनल पर थे, मैं बताऊं आपको अंजना जी, दरअसल जो रणनीति है मोदी जी की जो रणनीति है वो दो हिस्सों में बात देखिए पूरी राजनीतिक परिदृश्य को। एक वो मैं उसी पे आ रहा हूं सर, अभिमन्यु जी आप तो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं। आप देखिए, सुनिए मेरी बात को आप ध्यान से। जो गिल्ट फैक्टर है इस देश के अंदर, इस देश का आम आदमी पिछले 60-70 सालों से विकसित नहीं है, तो विकास का मॉडल दिखा के उसे लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा करने में मोदी जी गलती कर रहे हैं, वो लोगों के गुस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये गुस्सा सिर्फ उनके प्रति नहीं है, यह गुस्सा देश की व्यवस्था के प्रति है जो भ्रष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और उसके लिए जिम्मेदार मानती है देश की जनता, भाजपा और कांग्रेस को। अच्छा किया दिलीप जी, भाजपा और बहुत अच्छा किया, आपने स्पष्ट कर दिया कि आप केवल मोदी जी का इलाज करने के लिए आए हैं। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। लेकिन दिलीप कुमार पांडे जी याद रखिएगा, डॉक्टर बन के डायग्नोसिस तो आप लोग कर देते हैं, कौन बीमार है ये भी बता देते हैं, लेकिन जनता का भरोसा इलाज से बनता है। दिल्ली में मौका मिला था, क्या मोदी को हरा पाएंगे केजरीवाल? क्या जो कुछ नई दिल्ली की सीट पर हुआ, शीला दीक्षित को मात दी, 22,000 वोटों से मात दी, वही अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा कर पाएंगे? अगर बनारस में, हालांकि अभी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मनीष सिसोदिया ने खुलकर ये कहा कि बनारस से अगर लड़ते हैं नरेंद्र मोदी तो केजरीवाल उनके खिलाफ लड़ सकते हैं, इसीलिए ये चर्चा हो रही है। रीटा बहुगुणा जोशी जी, इस पूरे गोलपोस्ट शिफ्ट में दरअसल अब ऐसी बात सामने आ रही है, संदेश बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को अब कोई लड़ने के लायक भी नहीं समझ रहा है। ये बहुत परेशानी और दिक्कत की बात होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार एजेंडा था, शीला दीक्षित के खिलाफ दहाड़ते थे, मनमोहन सिंह के खिलाफ दहाड़ते थे, तो वो इसलिए है कि उनको हराना है। यहां पर तो नाम भी नहीं ले रहे ज्यादा। देखिए, सीधी सी बात है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्वाधिक प्रदेशों में और पूरे देश में फैली हुई है। कोई हमारा नाम ले ना ले, 2004 में भी नाम नहीं ले रहे थे लोग, 2009 में भी नहीं कह रहे थे, लेकिन दोनों बार बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी वापस आई है। हमें किसी को अपने क्रेडेंशियल्स को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां तक बार बार आप लोग पूरी डिबेट मोदी जी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और मोदी तब की बात हो रही है, तो मोदी तम नहीं, मोदी भ्रम चल रहा है इस देश में। और ये भ्रम टूट रहा है क्योंकि मोदी जी के दो ही मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि सुशासन, और दूसरा मुद्दा उनका है कि उनकी पॉपुलैरिटी की मैं ही सब कुछ ठीक कर सकता हूं। तो एक तो उनका ये अहम, और उनकी लोकप्रियता भी का भी भ्रम टूट रहा है, क्योंकि पता चल गया कि जितना भी सर्वे हुआ था वो सब ऑर्गेनाइज था। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है, और अब आप लोग धीरे धीरे खुद भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दलितों, आज उन्होंने दलितों की बात करी, आदिवासियों की बात करी। क्या अब इनका जमाना आ रहा है? 15 साल में आप क्या हुआ? क्यों वहां कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं? क्यों वहां पर आदिवासी क्षेत्रों में 80% बच्चों के बदन में खून की कमी है? उनका वजन क्यों कम है? क्यों वहां पर अभी भी पानी की और सुविधाओं की कमी है? क्यों वहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी खराब है? ठीक, यही सवाल पूरे हिंदुस्तान के लिए भी पूछे जा सकते हैं, जहां पर 10 वर्षों से आपका राज है। ठीक, यही सवाल। आप तो एक ही चर्चा करा रहे हैं, आप चर्चा एक ही जगह क्यों करा रहे हैं? नहीं, वो आप व्यापक चर्चा करिए, व्यापक बात होगी। व्यापक बात भी होगी। तो पूरी चर्चा ही मोदी के ऊपर है। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि मोदी को बीच में इसलिए है कि प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं अगले, और अगर वो बनते हैं तो ऐसी सूरत में क्या तस्वीर उभरेगी वो महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी पर चर्चा हो तब कोई तकलीफ नहीं होती रीटा जी, कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी पर चर्चा हो तब कोई तकलीफ बनाने की कोशिश करता है, हर चर्चा उन्हीं पे केंद्रित होती है। अन्य विषयों पे भी तो केंद्रित करिए। राहुल गांधी जी मॉडल्स पे करिए, शिक्षा पे करिए, राहुल गांधी पर कितनी चर्चा होती है तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती रीटा जी। ये दिक्कत है ना कि हर किसी को लगता है अरविंद केजरीवाल पर बहस हो रही है, किसी को लगता है मोदी पर हो रही है। मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जो सवाल रीटा बहुगुणा जोशी जी ने उठाए हैं कैप्टन अभिमन्यु, वो कह रही है साफ कि भ्रम टूट रहा है मोदी जी का। रीता जी की बातों को सुनकर के ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो जमीन से कितना कट चुका है, जमीन की सच्चाई से कितना दूर जा चुका है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कांग्रेस अपने रसातल पर जा रही है, जहां तक कि उनको जहां इतनी भी तकलीफ हो रही है कि मोदी जी ने जब दलित का, पिछड़े का, शोषित का, वंचित का उत्थान को लेकर के आज अपना संकल्प दिया है, उस बात को लेकर के उनको पीड़ा हो रही है। और बार बार वो गुजरात के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स की चर्चा करते हैं, वो भूल जाती हैं दो प्रमुख बातें कि गुजरात के अंदर लगातार नरेंद्र मोदी जी
चुन करके आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, वहां पूरी तरह समाप्त होती जा रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गुजरात में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पैरामीटर्स पर भी रीटा जी, अगर आप ईमानदारी से उनका अध्ययन करें और आकलन करें, जो बेस था उस बेस से कितनी ज्यादा बेहतर तरक्की अन्य राज्यों के मुकाबले में गुजरात ने की है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में जो सीटें जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, 80% सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जीती हैं, कांग्रेस वहां से समाप्त हो चुकी है। अपने आप में प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के लिए काम किया है। इन वर्गों ने अब भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। कांग्रेस का वोट बैंक जिसको मानते थे वो खिसक रहा है, क्योंकि वास्तव में उनके लिए काम किया जा रहा है। मोदी जी स्वशासन और विकास की राजनीति के प्रति अंजना जी, एक बात और कह के मैं अपनी वाणी को यहाँ पर समाप्त करूंगा। आपने मोदी जी का और केजरीवाल जी का तुलना किया, मैं सोच रहा था कि इस तुलना भी किस प्रकार की है। कहां एक तरफ इतना लंबा राजनीतिक जीवन है, इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव है, एक नेता की इतनी बड़ी विश्वसनीयता पूरे देश में है, और अरविंद केजरीवाल जी अविश्वसनीय व्यक्तित्व आज पूरे देश के अंदर उनकी पहचान बनी है। मोदी जी एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति हैं और अरविंद केजरीवाल जी की पहचान आज गैर जिम्मेदार व्यक्ति की है। एक तरफ निर्णायक नेतृत्व मोदी जी का है। अरे अभिमन्यु साहब, पॉलिटिक्स की मुझे लगा इससे बेहतर समझ आपको होगी। एक सेकंड मोदी जी का वैचारिक, अरे सर इससे बेहतर दलील सोचिए। लेकिन केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी अभिमन्यु जी, टोटल कंफ्यूजन है। अभिमन्यु जी, जो गलती कांग्रेस ने की वो मत कीजिए। शीला दीक्षित जी भी यही कह रही थी। अरे प्रभु सुनिए तो, शीला दीक्षित जी भी यही कह रही थी नई दिल्ली सीट में। कम से कम इस दलील से तो आगे बढ़िए, कुछ बड़ा कहना होगा। ये जो अनुभव और चिल्लर पार्टी जो है ना, ये तो मुंह के बल गिर चुकी है थ्योरी। मोदी जी की सीट तय हो जाएगी और अरविंद जी वहां चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम नई दिल्ली का और उसका अध्ययन करने के लिए, आपके साथ आकलन करने के लिए हम चर्चा में आएंगे जरूर। चलिए ठीक है। दिलीप पांडे जी, जो मुख्य बिंदु उठाए कैप्टन अभिमन्यु ने, उस पर वापस आते हुए उनका ये कहना है कि प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सबका जो अनुभव है, क्योंकि उसमें तो दिल्ली में मौका मिला था, आपने कुछ साबित ही नहीं किया, आप तो मैदान छोड़कर चले गए। देखिए, मोदी जी के प्रशासन और उनके प्रशासनिक अनुभव के ऊपर साधुवाद के पात्र हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बड़ा अच्छा निबंध याद किया है मेहरबानी करके। अरे अभिमन्यु जी बोल रहे थे, जब मैं आप बोल रहे थे मैं पूरे धैर्य के साथ आपको सुन रहा था, सुनने का प्रयास कर रहा था। मैं बोल रहा हूं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। अंजना जी, आपके प्रश्न पे आता हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा अच्छा एक आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश की वजह से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी है। मैं सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी जी भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके तर्क के हिसाब से चले तो क्यों ना वो भी अगर प्रधानमंत्री बनने की लालसा में इधर उधर भटक रहे हैं तो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लात मार दें। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर एक पैर रहे और दूसरा पैर जब पड़ जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे तब वहां से पलटाएं। तो हमारे यहाँ गांव में कहावत कही जाती है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हजारों लोगों से अंजना जी रोज मिल रहे हैं हम, और हमारा यह मानना है कि इस बार 2 सवाल पूछ के जनता वोट करने वाली है। पहला सवाल जनता यह पूछेगी कि क्या देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, और अगर देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे बुक्कल नवाब साहब, वो थर्ड फ्रंट नहीं है, वो थर्ड स्पेस है। वो जनता के दिल की बेचैनी है। वो थर्ड स्पेस ये स्टैब्लिश पॉलिटिक्स किसी भी कीमत पे फुलफिल नहीं कर सकती। अगर कर सकती तो मुख्यमंत्री बनने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में 6.5 लाख से ज्यादा नोटा नहीं दबे होते, और दिल्ली में 1700-1800 2000 नोटा नहीं दबे होते। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि ये जो फीवर चल रहा है ना, इस फीवर का इलाज सिर्फ आम आदमी पार्टी हो सकती है। ये थर्ड फ्रंट कोई नहीं बनने वाला, ये थर्ड स्पेस है जिसका किसी भी तरह से ऑल्टरनेटिव स्टैब्लिश पॉलिटिक्स। बुक्कल नवाब जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बुक्कल नवाब जी देखिए, ये बीजेपी जो है, बी से बहुत और जे से झूठी और पी से पार्टी, बहुत झूठी पार्टी है। हम इसकी वजह इम्तिहान ही बता सकते कि एक मिसाल हम सुना करते थे कि आंखों में धूल झोंकना, ये आंखों में धूल नहीं झोंक रही है, ये आंखों में बारूद झोंक रही है। ये इतनी झूठी पार्टी है कि बता नहीं सकते कि ईरान के जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेत जो है, ईरान के खेत को लगा के कह रहे हैं गुजरात का खेत है, और स्पेन की सड़कें दिखा रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात की सड़कें हैं। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, जो ये कहते हैं वो कभी नहीं करते। ये जो है, जितने भी अभी कुछ दिन पहले आपके ही चैनल के ऊपर चल रहा था, लिख के लाए लगता है बुक्कल साहब। मोदी जी एक मिनट मोदी जी वो कहते गुजरात, एक मिनट
गुजरात के मुसलमान जो है वो हमारे साथ है। आप ही के चैनल गया था वहां पूछने के लिए, गुजरात के मुसलमानों ने उनके मुंह के ऊपर ही उनका ठीकरा फोड़ दिया। बता दिया कि गुजरात का मुसलमान जो है मोदी जी के साथ में नहीं है। अगर मोदी जी के साथ में होता तो आपके चैनल के ऊपर इस तरीके से उनकी इज्जत नहीं उतारी जाती मोदी जी की। नवाब साहब मुजफ्फरनगर गए हैं इन दिनों? मुजफ्फरनगर गए हैं इन दिनों? में जो दंगा, हम जवाब दे रहे, मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा कराया गया था, जो गुजरात बनाने की कोशिश की गई थी, जिनके हाथ खून से रंगे हैं। जवाब सुनिए ना, अरे जवाब खून से रंगे, आप जवाब तो सुनिए ना, जवाब सुनिए। ऐसा है कि मुजफ्फरनगर के जो आपने गुजरात बनाने की कोशिश की है, वो आपने 6 महीने हो गए, एक दंगा नहीं होने दिया। 120 दंगे एक साल में। अरे आपकी सरकार की, अब अखिलेश सरकार की अकल घात करने गई है, लेकिन ढूंढ रहे आजम खान की बहस को। कितना असहाय है आपकी राज्य सरकार भुक्कल नवाब साहब की, जो चाहता है वहां पर आकर गुजरात बना देता है। अरे नवाब साहब, 6 महीने से हमारे कोई दंगा नहीं हुआ है और न दंगा होने देंगे। यहाँ हमारे हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिल के रहना चाहता है, भाईचारा बनाना चाहता है। आपके बाहर के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आते हैं, जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ही का रास्ता जो है दिल्ली पहुंचता है। हाँ। आप यहाँ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी सीटों के ऊपर जो है अनाप शराब आप बातें कर रहे हैं। अरे हम जितना विकास कर रहे हैं आप सपने में सोच नहीं सकते, भुक्कल नवाब साहब देख नहीं सकते। भुक्कल नवाब साहब मेट्रो चला रहे हैं। भुक्कल नवाब साहब, गुजरात के मुसलमानों को टीवी पर सुनने के बजाय जरा मुजफ्फरनगर का रुख कीजिए आप और आपकी सरकार के नेता, तब तस्वीर असल समझ आएगी। ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है सर, प्लीज। अरे सर फिर मैं शुरू होती है। मोदी पर सब कुछ झोंक दिया भेजी, ऐसे में बीजेपी संगठन संघ क्या करेगा कि सुरक्षित रहे वो सीट बीजेपी की? नरेंद्र मोदी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ें, चाहे बनारस से लड़ें या गुजरात में कहीं से लड़ें या इलाहाबाद से लड़ें, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से लड़ें, वहाँ लड़ाई एक तरफा होगी। वो एक बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट है, इसको बच्चा भी जानता है। लेकिन मोदी उस लड़ाई को दो तरफा केवल अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति ही बना सकता है। एक तरफ संघ के स्वयंसेवकों की आर्मी होगी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवकों की आर्मी होगी, और इन दोनों के अंदर जो डोर टू डोर कन्वेंशन की, दरवाजे दरवाजे वोट मांगने की जो होड़ मचेगी, उसको सारी दुनिया देखेगी। वो एक ऐसा नजारा होगा जो कभी भी भारत के इतिहास में देखा नहीं गया होगा। ऐतिहासिक नजारा जो मोक्ष नगरी से बन सकती है अगर ऐसी जंग छिड़ती है, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस तरह का फ्री रन दे। और सबसे दिलचस्प ये कि अरविंद केजरीवाल जहां के लिए कहते हैं, फिर अगर कोई वहां से ना लड़े तो हो सकता है अगले दिन ये भी कह दें कि वो तो भाग गए जी हमसे डर के। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप देखते रहिए आज तक।